हेलो फ्रेंड्स, एसआरसी लर्निंग में आपका स्वागत है। C++ की सीरीज़ में आज हम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्लासेस यानी कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स के थ्रू प्रोग्रामिंग कैसे होती है, उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का उपयोग करके हम प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, इसको समझेंगे। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में या लास्ट आप अगर लेक्चर देखें तो उसमें हमने एक प्रॉपर क्लास का सिंटेक्स देखा था। उसी सिंटेक्स को फॉलो करते हुए अब हम क्लास को डिफाइन करेंगे। एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। ये एक छोटा सा प्रोग्राम हमने एग्जांपल के रूप में क्लास का यूज़ करके बनाया है। IOStream.h और Connet.h इंक्लूड करने के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारी क्लास की डेफिनेशन है, क्लास की बॉडी है। आप देख पा रहे हैं कि ये क्लास मैंने मेन के ऊपर बनाई है। जब आप कोई क्लास मेन के ऊपर बनाते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो क्लास हमारी मानी जाएगी ग्लोबल क्लास। और अगर इसी क्लास को उठा के हम मेन के अंदर डिक्लेयर कर देते हैं, डिफाइन कर देते हैं, तो उसको हम लोग लोकल क्लास बोलेंगे। ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे किसी लोकल डेटा और ग्लोबल डेटा के ऊपर इफेक्ट आता है, उसी प्रकार से क्लास भी उस तरीके से एक्ट करेगी। अगर वो लोकल हो गई तो वो सीमित दायरे के लिए काम करेगी, और अगर वो ग्लोबल है तो हम पूरे प्रोग्राम के अंदर उसका उपयोग कहीं पर भी कैसे भी कर सकते हैं। तो ज़रा समझ लेते हैं कि ये जो आप क्लास हमने बनाई, ये क्लास का नेम दिया, दिस इज नेम ऑफ अ क्लास। ये हमारा विजिबिलिटी मोड है, हमने यहाँ पे पब्लिक दिया है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने कोई मेंबर डेटा का उपयोग नहीं किया है, ठीक है। तो सिंपल हमने एक फंक्शन बनाया शो नाम का विदाउट आर्ग्यूमेंट। ये हमारा मेंबर फंक्शन है। OBJ अगर आप देखें ध्यान से तो OBJ इज बेसिकली आवर ऑब्जेक्ट नेम। आप ऑब्जेक्ट का नेम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे किसी वेरिएबल नेम को रखते हो उस तरीके से ऑब्जेक्ट का नेम कुछ भी रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने क्लास का नेम और ऑब्जेक्ट का नेम जैसे मैं दे रहा हूँ वैसे देना है, आप अपनी मर्जी का भी नाम इसमें रख सकते हैं। मतलब सैम्पल नाम कोई फिक्स नहीं है, आप इसका नाम बदल सकते हैं। OBJ जो मैंने ऑब्जेक्ट का नाम दिया है, आप इसका नाम भी बदल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने मेन शुरू किया है, और जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि क्लास के मेंबर को क्लास के बाहर एक्सेस करने के लिए सबसे पहले तो आप देखेंगे कि विजिबिलिटी मोड क्या है उसका। अगर तो वो पब्लिक है तो वो एक्सेस हो जाएगा, लेकिन एक्सेस होने के लिए भी आपको एक रूल को फॉलो करना होगा। किसी भी क्लास के मेंबर को क्लास के बाहर अगर उपयोग करना है तो हम ऑब्जेक्ट की मदद से ही उसको एक्सेस कर पाएंगे। यानी कि OBJ डॉट, अब जो मेंबर फंक्शन का नाम है शो, तो ये स्टेटमेंट मैंने यहाँ लिखी है। ये स्टेटमेंट क्या करेगी, ये स्टेटमेंट शो नाम के फंक्शन को कॉल करेगी। मेरा कंट्रोल यहाँ से यहाँ जाएगा, प्रिंट करेगा स्क्रीन के ऊपर, आउटपुट आएगा जो मैंने यहाँ दिया हुआ है हेलो C++। उसके बाद यहाँ से कंट्रोल वापस नीचे उतरेगा, गेट ch नीचे दिया हुआ है रिटर्न 0, और प्रोग्राम से आप सीधा बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो कुल मिला के हमारा जो मेन प्रोग्राम है, मैं एक बार इसको यहाँ पे भी रिपीट लिख देता हूँ। जो मेन प्रोग्राम है हमारा,
obj डॉट शो गेट ch और रिटर्न 0। अब देखिए कि यहाँ पे जो मैं शो कॉल कर रहा हूँ यहाँ पे इजीली कॉल हो जाएगा क्योंकि शो मेरा पब्लिक है और ऑब्जेक्ट का जो नाम है वो obj है और उसके थ्रू मैं इसको कॉल करवा रहा हूँ। अब यहाँ पे समस्या क्या आ सकती है कि अगर ये पब्लिक को मैंने प्राइवेट कर दिया होता तो ये एरर आती शो इज़ नॉट एक्सेसिबल, ये नीचे एरर आती शो इज़ नॉट एक्सेसिबल एज इट इज़ डिक्लेयर्ड अ प्राइवेट मेंबर ऑफ क्लास सैम्पल, तो वो एरर आती। इसके अलावा अगर मैं कुछ नहीं देता तो भी मैंने आपको बताया हुआ है कि बाय डिफ़ॉल्ट विजिबिलिटी मोड कौन सा होता है, बताइए। यस यू आर राइट, प्राइवेट होता है। तो अगर मैं इसको कुछ नहीं देता तो प्राइवेट होगा। प्राइवेट के केस में क्या होगा, वही एरर आती नॉट एक्सेसिबल। अगर मैं प्राइवेट दूं या प्राइवेट नहीं लिख के कुछ भी नहीं लिखूं तब भी प्राइवेट माना जाएगा। दूसरी प्रॉब्लम आ सकती है कि अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट कॉल करवाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, तो भी एरर है क्योंकि किसी भी क्लास के मेंबर फंक्शन को आप क्लास के बाहर उपयोग नहीं कर सकते। ये अब फंक्शन नॉर्मल इंडिपेंडेंट फंक्शन नहीं है, ये क्लास की बॉडी के अंदर डिक्लेयर और डिफाइंड है, इस कारण से ये मेंबर फंक्शन है, ये इंडिपेंडेंट फंक्शन नहीं है। इंडिपेंडेंट फंक्शन होता तो यू कैन कॉल इट शो, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट व्हेन इट इज डिफाइंड इनसाइड द क्लास देन it is the concept, it is the rule to call the member function using object dot। तो जो भी आपके ऑब्जेक्ट का नेम है डॉट लगा के हम कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी एक छोटा सा ग्लिम्स था कि जिसमें आप देख सकें कि कैसे क्लास बनाई जाती है, कैसे फंक्शन बनाए जाते हैं और कैसे कॉल किए जाते हैं, ठीक है। अब हम इसमें कुछ और वेरिएशंस भी देख सकते हैं। इनपुट करवा के भी हम काम चला सकते हैं, इनपुट करवाएंगे फिर उनको कॉल करवाएंगे तो वो कैसे होता है, उसमें क्या क्या वेरिएशंस होते हैं उनको भी देखते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं और सिखाना चाहूँगा कि ये जो ऑब्जेक्ट मैं यहाँ डिक्लेयर कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ डिक्लेयर नहीं करूँगा तब क्या होगा, तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे सेमीकोलन जरूर लगाएंगे विच इम्प्लाइज द एंड ऑफ द क्लास, दिस इज द एंड ऑफ द क्लास। ये मैंने कमेंट लगा दिया डबल डैश के साथ, जैसे सी में देते थे C++ में भी देते हैं। तो अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं, अब मेन के अंदर आप ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करिए। पहले कैसे डिक्लेयर करेंगे, तो यहाँ सिंटेक्स लिख रहा हूँ मैं, सिंटेक्स टू डिक्लेयर ऑब्जेक्ट आउटसाइड द क्लास, या किसी और जगह पे अगर आपने डिक्लेयर करना हो तो रूल है ओनली क्लास का नेम स्पेस ऑब्जेक्ट का नेम, जो भी आप देना चाहें। ध्यान रखिएगा क्लास कीवर्ड दोबारा नहीं आएगा, सिर्फ क्लास का नेम आएगा। क्लास का नेम है हमारा सैंपल, तो सैंपल और ऑब्जेक्ट का नेम हमने दे दिया obj। हम इसके का नाम चेंज भी कर सकते हैं लेकिन क्लास का नाम क्योंकि सैंपल है तो वो यहाँ देना पड़ेगा। अगर आपने क्लास का नेम कुछ और रखा हुआ है, जैसे मान लीजिए आपने रखा हुआ है डमी, तो यहाँ डमी दे देंगे, सैंपल obj। दिस इज अनदर वे टू डिक्लेयर ऑब्जेक्ट। यहाँ से ऑब्जेक्ट जो आपने डिक्लेयर किया, अब हम अंदर डिक्लेयर कर रहे हैं तो ये लोकल ऑब्जेक्ट हो गया। वही बात है, मेन के ऊपर डिक्लेयर करेंगे तो वो ग्लोबल ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा और एक बड़ा प्रोग्राम बना के देखते हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स की मदद से। देखिए कैसे बनाएंगे, हम एक क्लास बनाते हैं जिसका नाम हम रखते हैं मान लीजिए स्टूडेंट, और इसके अंदर प्राइवेट के अंदर हमने दो वेरिएबल ले लिए, रोल नंबर और मार्क्स। पब्लिक के अंदर हमने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया void get data, और यहाँ पे यूज़र से हम इनपुट कर रहे हैं enter roll number and marks of student। आप चाहते तो मार्क्स को फ्लोट में रखना तो फ्लोट में भी रख सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तो हमने यहाँ पे 2 वैल्यूज इनपुट कर दी, ठीक है। अब हम यहाँ पे बनाते हैं void शो डेटा, और यहाँ पे हम रोल नंबर के सामने रोल नंबर डिस्प्ले करते हैं, और मार्क्स के सामने मार्क्स शो करते हैं। जो भी हमारे वेरिएबल का नेम है वो, और यहाँ हमने क्लास बंद कर दी नीचे। इसके बाद एक ब्रैकेट बंद है शो डाटा का, उसके बाद हमने यहाँ पे क्लास बंद कर दी है। अब हम मेन बनाते हैं। मेन प्रोग्राम के अंदर ये क्लास बनेगी मेन के ऊपर, ठीक है, फिर मेन बनेगा। उसके बाद मेन के अंदर हमने स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया, स्टूडेंट लेट्स से obj1 या obj। अब हमने obj डॉट गेट डेटा यानी कि पहला फंक्शन कॉल किया, देन obj डॉट शो डेटा हमने दूसरा फंक्शन कॉल किया, गेट ch प्रोग्राम क्लोज्ड, ठीक है। अब हम इस प्रोग्राम को समझते हैं। थोड़ा सा मैं इसका पहले आपको एक लेबल करके समझा दूं कि ये हमारा क्लास का नेम हो गया। फिर अगेन वही बात कि आप इसका नाम अगर बदल के कुछ और रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। रोल नंबर मार्क्स हमारे मेंबर डेटा हो गए, गेट डेटा एंड शो डेटा हमारा मेंबर फंक्शन हो गया। अब ये जो मैंने नेम सेलेक्ट किया है 2 फंक्शंस का, गेट डेटा और शो डेटा, इनका उपयोग में आने वाले कई सारे प्रोग्राम्स के अंदर यही नाम लूंगा, पर इसका ये बिल्कुल भी मतलब मत समझिए कि ये नाम यूज ऑलरेडी प्री डिफाइंड है या ये नाम यही लेने हैं या ये कोई कीवर्ड टाइप ऑफ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। गेट डेटा मेरी अपनी कन्वेंशन है कि जब मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ तो इनपुट लेने के लिए एक फंक्शन का नाम मैं गेट डेटा रख देता हूँ और प्रिंट करने के लिए मैं शो डाटा कर देता हूँ। आप इसका नाम कुछ भी कर सकते हैं, आप इसका नाम इनपुट डेटा भी रख सकते हैं या केवल इनपुट भी रख सकते हैं या रीड डेटा भी कर सकते हैं, जो आप रखना चाहें। और शो डाटा का नाम आप पुट डेटा, राइट डेटा या जो भी आप देना चाहें वो आप दे सकते हैं। कहने का अर्थ ये है कि ये नाम स्टूडेंट, जब मैं पढ़ाता हूँ स्टूडेंट्स को तो वो समझते हैं कि ये नाम फिक्स है, तो वो इसको बड़े रिजिडनेस की तरह लेते हैं, स्ट्रिक्टली लेते हैं कि इसको नाम को हम बदलेंगे नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, यू कैन चेंज इट एज वेल, ठीक है ना। तो ये नाम यूजर डिफाइंड है, 2 फंक्शन बनाए, ये हमने क्लास बंद कर दी, सेमीकोलन लगा दिया, ये ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हुआ। अब ये काम कैसे करेगा इसको तो हम समझ लेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको ऑब्जेक्ट का एक इंटरनल स्ट्रक्चर बताना चाहता हूं। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जेक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो एक अलग चीज है और ऑब्जेक्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर देखना एक अलग चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमने खैर प्रोग्राम बंद कर दिया है, इसको हम अभी इस प्रोग्राम का पार्ट नहीं है ये, ठीक है। तो अब हम इसको देखते हैं कि भाई कैसे स्ट्रक्चर होता है ऑब्जेक्ट का। देखिए, जब आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो नॉर्मल प्राइमरी डेटा टाइप का उपयोग करके, एग्जांपल आपने डिक्लेयर किया इंट ए, तो मेमोरी में ए के नाम पे एक ब्लॉक बनेगा 2 बाइट्स का, उसके अंदर कोई गार्बेज वैल्यू होगी, अगर आपने नहीं दी हुई और दी हुई है तो वो वैल्यू हो जाएगी। तो जितने भी हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, जब हम उनके वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं तो उनके जो साइजेस होते हैं वो प्री डिफाइंड पहले से फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। बट जब हम सेकेंडरी डेटा टाइप के ऊपर काम करते हैं, जैसे अब हम क्लास के ऊपर काम कर रहे हैं या एरे के ऊपर काम करते हैं, तो हम पहले से ही प्रोग्राम या डिक्लेयर करने से पहले ही फिक्स नहीं करते कि एरे हमेशा इतने साइज का ही होगा, नहीं, ठीक है। उसी तरीके से हम कभी भी क्लास के ऑब्जेक्ट का साइज
पूर्व निर्धारित नहीं कर सकते। तो अगर मैं आपको ये बोलूं कि क्लास के ऑब्जेक्ट को मेमोरी का आवंटन, यानी कि मेमोरी का जो एलोकेशन है, मेमोरी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो मेमोरी वो कंज्यूम करेगा रैम के अंदर हमारा ऑब्जेक्ट, वो कितनी जगह एलोकेशन उसको होगा, हाउ वी कैन कैलकुलेट इट। तो ऑब्जेक्ट को जो मेमोरी एलोकेट होती है इनसाइड द मेमोरी, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन द हाउ मेनी वेरिएबल्स, हाउ मेनी मेंबर वेरिएबल्स द मेंबर डेटा वी हैव इन अ क्लास। कितना मेंबर डेटा हमने डिक्लेयर किया है क्लास के अंदर, उसके अनुसार हमारे ऑब्जेक्ट को मेमोरी का आवंटन होता है, ना कि मेंबर डेटा को। दिस लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे मेंबर वेरिएबल्स को या मेंबर डेटा को, मेंबर वेरिएबल बोलूँ मेंबर डेटा बोलूँ, जो भी क्लास के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर हो रहे हैं उनको मेंबर डेटा बोलते हैं। हमारे क्लास के मेंबर डेटा को मेमोरी का आवंटन नहीं होता, उनके बेस पे होता है, उनके आधार पे होता है। किसको होता है? हमारे तय किए हुए ऑब्जेक्ट को होता है, और वो पहले से फिक्स नहीं होता। आप जितने मेंबर डेटा डिक्लेयर करते जाओगे ऑब्जेक्ट का साइज उतना ही ग्रो करता रहेगा, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है कि क्लास एक नए तरीके का डेटा टाइप क्रिएट करता है। हमारे ऑब्जेक्ट के लिए क्लास एक डिफाइन करता है, क्लास डिफाइन करता है हमारे ऑब्जेक्ट को कि ऑब्जेक्ट कैसा बिहेव करेगा, उसका साइज क्या होगा, किस टाइप की वैल्यू को होल्ड करेगा। तो साइज और टाइप क्लास बताता है ऑब्जेक्ट के लिए। साइज और टाइप, कितना लेंथ होगा, कितना एरिया ऑक्यूपाई करेगा, और किस किस प्रकार की वैल्यू हमारा ऑब्जेक्ट कंटेन करेगा, ये क्लास बताता है। क्लास कैसे बताता है? क्लास के अंदर जो मेंबर डेटा होते हैं उनके माध्यम से। तो अगर मैं आपको बोलूं कि इस ओबीजे को जो रैम के अंदर मेमोरी का एलोकेशन होगा वो कितना होगा, तो आपको कुछ नहीं करना, आपने बस मेंबर डेटा को देखना है कितने मेंबर डेटा है। 2 है रोल नंबर मार्क्स, इनके डाटा टाइप चेक करिए क्या है। दोनों की डाटा टाइप इंट है, तो एक इंटीजर 2 बाइट्स कंज्यूम करता है, तो 2 + 2 4 बाइट्स। तो यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कितने बाइट्स कंज्यूम करेगा? वो ऑब्जेक्ट्स हमारा जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो 4 बाइट्स कंज्यूम करेगा, जिसमें 2 तो रोल नंबर के लिए होंगे और 2 हमारे मार्क्स के लिए स्टोर्ड होंगे। 2 रोल नंबर के लिए होंगे और 2 मार्क्स के लिए स्टोर होंगे, ठीक है। यानी कि मेमोरी फॉर ऑब्जेक्ट इज depend on the member data we have in a class। जो एलोकेशन ऑफ मेमोरी है फॉर ऑब्जेक्ट के लिए, मेमोरी फॉर ऑब्जेक्ट इज डिपेंड ऑन द मेंबर डेटा वी हैव इन अ क्लास। मेमोरी फॉर डेटा मतलब मेमोरी फॉर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के लिए जो मेमोरी है वो किस पर डिपेंड करेगी? ऑन द मेंबर डेटा वी हैव इन अ क्लास, ठीक है ना। हाउ मच बेसिकली हमारी जो ये हमारा पूरा एरिया कंज्यूम करेगा उतना ही हमारे ऑब्जेक्ट को एलोकेशन होगा, ठीक है। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द मेंबर डेटा वी हैव इन अ क्लास दैट एक्चुअली टेंड टू मेमोरी एलोकेशन फॉर एन ऑब्जेक्ट। ये क्लियर हुआ, ठीक है। अब क्या होगा इसके बाद? मेमोरी का एलोकेशन हो गया। अब आपने गेट डेटा को कॉल किया, गेट डेटा यहाँ से कॉल हुआ। ये स्टैटिक एलोकेशन है, डायनेमिक एलोकेशन नहीं है, स्टैटिक एलोकेशन है, ठीक है। यहाँ से हम गेट डेटा में जाएंगे, यूज़र से पूछा जाएगा कि रोल नंबर और मार्क्स की वैल्यू इनपुट करे। यूज़र पहले कीबोर्ड से वैल्यू इनपुट करेगा जो रोल नंबर में जाएगी, दूसरी वैल्यू मार्क्स में जाएगी। लेट्स से उसने डाला रोल नंबर 10, मार्क्स डाला 85। तो अब इसका मतलब हो गया कि obj.roll की वैल्यू 10 हो गई है और obj.marks की वैल्यू 85 हो गई है। obj.roll की वैल्यू 10 हो चुकी है, obj.marks की वैल्यू 85 हो गई है। इसका मतलब क्या है? देखिए, जब ये गेट डेटा कॉल हुआ तो ये obj के थ्रू कॉल हुआ है, राइट। तो इसको तो डायरेक्ट तो कॉल कर नहीं सकते, तो भीतर जो भी काम होगा वो इस ऑब्जेक्ट के लिए होगा। यानी कि आप समझ लीजिए कि रोल नंबर और मार्क्स का कोई अस्तित्व नहीं है इंटरनली, ठीक है ना। उनका जो भी काम हो रहा है वो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए हो रहा है,
ठीक है, इसको हम समझते हैं एक दूसरे एग्जाम्पल से। मैं फिर लौट के आऊँगा इस पर। मान लेते हैं कि आपका एक बैंक में अकाउंट है और बैंक में अकाउंट होने से आपके पास ये अधिकार है कि आप पैसा निकाल सकते हैं और जमा कर सकते हैं। ठीक है, जब आप पैसा निकालते हैं या जमा करते हैं तो अकाउंट अपडेट किसका होता है? अकाउंट अपडेट आपका होता है। ठीक है, हम ये तो नहीं बोलते कि बैलेंस, अगर मान लीजिए आपका बैलेंस 1,00,000 रुपये है और आपने 10,000 रुपये निकाल लिए, तो हम ये नहीं बोलते कि बैलेंस 90,000 हो गया। किसका बैलेंस 90,000 हो गया? तो उसके साथ कोई कस्टमर एसोसिएटेड होता है, तो वो कस्टमर ही ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अगर उसको हटा दिया जाए तो भाई किसका बैलेंस अपडेट कर रहे हो? मतलब आपने रोल नंबर डाला 10, मार्क्स डाला 85, किसके रोल नंबर 10 कौन है, किसके मार्क्स 85, रोल नंबर 10 किससे एसोसिएटेड है? तो यू हैव टू मेंशन द ऑब्जेक्ट कि भाई ओबीजे डॉट गेट डेटा। तो अच्छा, ओबीजे जो है यानी कि स्टूडेंट 1 जो है, मान लीजिए उसका रोल नंबर है मान लीजिए 10 और स्टूडेंट 1, अगर इस ओबीजे की जगह स्टूडेंट 1 कर दूं मैं ऑब्जेक्ट का नेम, स्टूडेंट 1 इज एन ऑब्जेक्ट नेम, तो स्टूडेंट 1 डॉट गेट डाटा करूंगा तो स्टूडेंट 1 का रोल नंबर और स्टूडेंट 1 का मार्क्स मैंने सेट कर दिया। अब जो मैं वैल्यू सेट की है मैं वो प्रिंट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या कॉल करूंगा? ओबीजे डॉट शो डाटा। जब मैं शो डाटा में जाऊंगा तो रोल नंबर के सामने क्या प्रिंट होने वाला है? 10, और मार्क्स ऑब्टेन के सामने क्या प्रिंट होने वाला है? 85। यानी कि जब आप इसको कॉल करेंगे तो अब आप यहाँ पे जाएंगे, रोल नंबर के सामने 10 प्रिंट होगा क्योंकि मैंने 10 इनपुट किया था, और मार्क्स ऑफ 10 के सामने 85 प्रिंट होगा क्योंकि मैंने 85 इनपुट किया था। ठीक है, क्या होगा अगर आप शो डाटा पहले कर देंगे, गेट डाटा बाद में करेंगे? तो बताइए क्या होगा? आपने वैल्यू दी नहीं, आप पहले प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, तो करके देखिएगा क्या जीरो आता है कि गार्बेज वैल्यू आती है, और नीचे लिखिएगा कमेंट बॉक्स में कि क्या आता है। बट मेक श्योर कि पहले प्रक्रिया क्या है कि आप पहले वैल्यू इनपुट करेंगे और उसके बाद आप उसको प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो हमने ये सारा जो काम किया है वो एक सिंगल ऑब्जेक्ट के ऊपर किया है। मतलब एक ऑब्जेक्ट है ओबीजे नाम से, उसी की वैल्यू हमने कीबोर्ड से इनपुट करवाई और उसमें हमने इसके वो प्रिंट भी करवाया। अब जैसे मैंने रोल नंबर मार्क्स लिया है, आप वैल्यू और भी ले सकते हो, जैसे नाम ले सकते हो, एज ले सकते हो, कोर्स कोड ले सकते हो, ग्रेड ले सकते हो। तो आप इसको जितना मर्जी इंक्रीज कर दीजिए, हमारे ऑब्जेक्ट का साइज भी उतना ही इंक्रीज हो जाएगा, उतनी वैल्यूज, नंबर ऑफ वैल्यूज इनपुट होंगी और उतनी नंबर ऑफ वैल्यूज के ऊपर आप काम कर रहे होंगे। ठीक है, समझ में आया सिंगल ऑब्जेक्ट के साथ काम कैसे किया जाता है? ठीक है, अब हम देखते हैं वर्किंग विद मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। वर्किंग विद मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, ये कैसे करेंगे? ये तो हमारे पास एक क्लास बनी हुई है। ठीक है, अब हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के साथ कैसे काम कर सकते हैं? मल्टीपल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ? मल्टीपल ऑब्जेक्ट का मतलब हुआ जैसे अभी आपने एक सिंगल ऑब्जेक्ट बनाया है, अगर हमें एक से अधिक ऑब्जेक्ट बनाना हो तब हम क्या करेंगे? तब हम लोग मल्टीपल ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे, जैसे हमने किया यहाँ पे S1, S2, S3। तो यहाँ पे हमने कॉल किया S1 डॉट गेट डेटा, S2 डॉट गेट डेटा, S3 डॉट गेट डेटा। आप इन तीनों से पहले एक मैसेज भी देना चाहो तो दे सकते हो, जिसमें आप लिख दो कि एंटर फर्स्ट रिकॉर्ड, एंटर सेकंड रिकॉर्ड, एंटर थर्ड रिकॉर्ड, एंटर फर्स्ट रिकॉर्ड S1 डॉट गेट डाटा, एंटर सेकंड रिकॉर्ड S2 डॉट गेट डाटा, एंटर थर्ड रिकॉर्ड S3 डॉट गेट डाटा। आप ये भी कर सकते हो, या आप यहाँ पे मैसेज दे सकते हो एक कि एंटर 3 रिकॉर्ड्स फॉर अ स्टूडेंट। ठीक है ना? अब आपने यहाँ पे प्रिंट करना है, records of 3 students. S1 dot show data, S2 dot show data, S3 dot show data। ऊपर सारा सेम रहेगा, मेन प्रोग्राम वगैरह में चेंजेस होंगे, क्लास हमारी सेम रहेगी।
अब ऐसा करने से क्या हुआ, कितने ऑब्जेक्ट बनाए आपने, 3 ऑब्जेक्ट बनाए, S1 S2 एंड S3, ठीक है। अब ये जो S1 S2 S3 है ये क्या करेंगे, ये देखिए S1 को कितनी मेमोरी एलोकेट होगी, S1 को मेमोरी एलोकेट होगी हमारी 4 बाइट्स, S2 को कितनी होगी 4 बाइट्स, और S3 को कितनी होगी 4 बाइट्स, 2 रोल के लिए, 2 मार्क्स के लिए, 2 रोल के लिए, मार्क्स के लिए, रोल के लिए और मार्क्स के लिए। ये S1, ये S2 और ये S3, ठीक है। अब आप ये समझ लीजिए कि ये अलग अलग जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनको तो मेमोरी अलग अलग एलोकेट होगी, यानी कि 3 स्टूडेंट्स हैं, तीनों के मार्क्स अलग अलग होंगे, तीनों के रोल नंबर अलग अलग है, तो उनको स्टोर करने के लिए हमें जगह भी अलग अलग चाहिए। बट हमने क्लास जो है वो तीनों के लिए कॉमन बनाई है। जैसे बैंक में अगर आप डिपॉजिट करते हो अमाउंट या विड्रॉ करते हो तो सभी कस्टमर्स के लिए अलग अलग कोडिंग नहीं हुई। आपने जो ऑपरेशन करना है, जैसे आपने अगर विड्रॉ करना है या आपने डिपॉजिट करना है या आपने कोई नया पर्सन आया उसने अकाउंट ओपन करना है, तो सबके लिए कोडिंग एक बार हुई है। अब जैसे कोई व्यक्ति लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड डालता है तो ये ऑथेंटिसिटी हो जाती है कि वो वैलिड कस्टमर है। तो मतलब कस्टमर मतलब एक ऑब्जेक्ट हो गया वो। अब एक ऑब्जेक्ट के कार्य क्षेत्र में जो जो वो कार्य कर सकता है वो सब करेगा, वो एक सिंगल कोडिंग के माध्यम से अपने डेटा के ऊपर काम करेगा। मतलब जैसे एक एटीएम मशीन का उपयोग करते हैं हम लोग सब, एक जगह पे एटीएम लगा हुआ है, एटीएम मशीन लगी हुई है, वहाँ से मैं भी पैसा निकालता हूँ, आप भी निकालते हैं, कोई थर्ड पर्सन भी निकालता है, लेकिन जो भी उस मशीन को एक्सेस कर रहा है अपने कार्ड को जब वो स्वैप डालता है, पिन कोड डालता है, तो कस्टमर का ऑथेंटिकेशन हो जाता है। अब जो भी पैसा निकालने का या डालने का कार्यक्रम हो रहा है वो उस ऑब्जेक्ट के लिए होगा, लेकिन कोडिंग सबके लिए एक है। मतलब ऐसा है कि मान लीजिए मेरे को पैसे निकालने हैं और आपको डलवाने हैं, ठीक है, तो डाटाबेस एक रखा हुआ है, ऑपरेशन एक है, उपयोग करने वाले अलग अलग है। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि ये डाटाबेस है, ये इंटरफेस है और इसको उपयोग करने वाले पर्सन 1, पर्सन 2 एंड पर्सन है, ठीक है ना। तो हम में से कोई भी इस इंटरफेस का उपयोग करके डेटाबेस में जाके अपडेशन कर सकता है। तो ये जो इंटरफेस बना हुआ है ये कोडिंग है, ये फ्रंट एंड है जो आपको दिख रहा है। ये मान लीजिए हमारा C++ में है, जावा में है ना, या दूसरी लैंग्वेजेस में ये इंटरफेस बना हुआ है। ये यूजर्स हैं हमारे तुम्हारे जैसे, और ये डेटाबेस है जहाँ से हमें डेटा एक्सेस करना है या अपडेट करना है, ठीक है। तो इंटरफेस एक बना हुआ है, सबको वो एप्लीकेबल है। जैसे जीमेल का इंटरफेस सबके लिए एप्लीकेबल है, कोई भी ईमेल अकाउंट खोलता है सबके लिए एप्लीकेबल है, लेकिन सबका अकाउंट अलग अलग है, डेटाबेस में सबका अकाउंट अलग अलग है। तो मेरे पास कोई मेल आ रही है तो वो मेरे इनबॉक्स में आएगी, आपके नहीं, और आपके पास कोई आ रही है तो वो आपके इनबॉक्स में आएगी, मेरे में नहीं। तो सबके लिए लोकेशन अलग अलग है, सबको जगह अलग अलग मिली हुई है डेटाबेस के अंदर। P1 का एरिया अलग है, ठीक है ना, P2 का एरिया अलग है, ऐसे Pn का एरिया भी अलग है। तो जो भी P1 P2 Pn तक जो भी इस इंटरफेस का उपयोग करके डाटा एक्सेस करता है तो वो P1 अपने एरिया में करेगा, P2 अपने एरिया में करेगा, Pn अपने एरिया में करेगा। जो P1 लिखा है मैंने यहाँ पे, ये P1 लिखा हुआ है और इसके साथ जो यहाँ पे डेटा रखा हुआ है वो केवल यही एक्सेस कर सकता है, कोई और एक्सेस नहीं करता है, इसकी सिक्योरिटी है। तो ये C++ जो है फ्रंट एंड हमको प्रोवाइड करता है, C++, जावा जैसे PHP वगैरह वो हमें इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं, और डेटाबेस से हमारी कनेक्टिविटी होती है, तो डेटाबेस से हम डेटा एक्सेस करते हैं और स्टोर करते हैं। दिस इज द वे। तो सबके जो लोकेशन है, जितने भी कस्टमर्स हमारे बैंक के अंदर बन गए, तो सबका बैंक के सर्वर में जो अकाउंट है वो सबका अलग अलग बना हुआ है, सबका एरिया अलग अलग है। तो मैं अपना एरिया एक्सेस कर सकता हूँ, आप अपना एरिया एक्सेस कर सकते हैं, थर्ड पर्सन अपना एरिया एक्सेस कर सकता है, लेकिन एक्सेस करने के लिए जो इंटरफेस है वो कॉमन है। तो ये वो इंटरफेस है, ये वो कोडिंग है जो सबके लिए कॉमन है, S1 के लिए भी, S2 के लिए भी, S3 के लिए भी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। S1 डॉट गेट डेटा करेंगे, S2 डॉट गेट डेटा करेंगे, S3 डॉट गेट डेटा करेंगे। एक ही फंक्शन है गेट डेटा, देखिए एक ही फंक्शन है गेट डेटा, एंड इट्स बीन कॉल्ड बाय द 3 ऑब्जेक्ट्स, और यू कैन कॉल इट बाय एज मेनी ऑब्जेक्ट्स यू कैन। S1 डॉट गेट डेटा करेंगे तो एंटर रोल नंबर मार्क्स इनपुट होगा, तो S1 का तो एरिया डाटाबेस में है तो उसमें वैल्यू डालने वाली लीजिए 1085। अब S2 डॉट गेट डाटा किया तो रोल नंबर मार्क्स की वैल्यू कीबोर्ड से इनपुट होगी। अब जो इनपुट होगी वो कहाँ जाएगी, वो जाएगी S2 वाले डाटाबेस के अंदर। ये P1 P2 है, मान लीजिए S1 है और S2 है, डाटाबेस है स्कूल का।
तो S1 का डेटाबेस, S2 का डेटाबेस। अब S3 के लिए कॉल हुआ तो उसकी हम इनपुट कर रहे हैं कि उसका रोल नंबर क्या है, उसके मार्क्स कितने आए हैं, मान लीजिए 12 और 93, ठीक है। तो अब क्या होगा, अगर S1 अपनी वैल्यू एक्सेस करेगा या अपडेट करेगा या जो भी कुछ करेगा तो वो इतने वाले एरिया में ही करेगा सिर्फ। ऐसे S2 जब प्रिंट करवाएंगे तो वो अपनी वैल्यू प्रिंट करेगा, और S3 जब शो डाटा करेगा तो वो सिर्फ अपनी वैल्यू ही प्रिंट करेगा। दैट इज क्लियर, ठीक है। S1, S2 एंड S3 इस तरीके से हमारे वन एंड ऑल एक एक करके काम करेंगे। दैट इज क्लियर। तो यहाँ पे हमने प्रीवियस प्रोग्राम में देखा कि हमने एक ऑब्जेक्ट के साथ काम किया तो एक रिकॉर्ड, मल्टीपल ऑब्जेक्ट के साथ काम किया तो मल्टीपल रिकॉर्ड, ठीक है। अब हम अगले सेशन में देखेंगे, इसी को ही आगे कंटिन्यू करेंगे, सेम स्क्रीन को आगे हम कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि हम ऑब्जेक्ट के साथ एरे कैसे यूज़ करें, क्यों एरे यूज़ करेंगे, अगले लेक्चर में बताएंगे। थैंक यू। सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।